नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर लंदन से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों 2014 में जब मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में उदय हुआ ना, तो उनका जलवा एक अलग ही तरह का था और इतना ज़बरदस्त जलवा था मोदी जी का कि उसमें आरएसएस और बीजेपी दोनों ही कहीं नीचे दब गई और हीरो के रूप में मोदी जी ही उभर के आए। उसमें न कोई बीजेपी का रोल था, न कोई आरएसएस का रोल था। तो इतना ज़्यादा उनका वो था, बरकरार था जलवा। तो ऐसे में दोस्तों जब वो प्रधानमंत्री बने तो कोई भी समझदार नेता है ना, वो ये सोचता है कि अब जो सत्ता का जो बँटवारा इस तरह किया जाए कि उसके अपने आदमी ही उन पदों पर बैठे, ताकि जब भी उसको ज़रूरत पड़े तो किसी तरह का उसको नुकसान ना हो। चाहे वो केंद्र की बात हो या फिर राज्यों में अगर सरकार है तो उनकी सीएम की कुर्सी हो। तो ऐसे ही उसी टाइम 2014 में ही अक्टूबर 2014 में हरियाणा के चुनाव हुए और मोदी जी के जलवे के कारण हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार आई पूर्ण बहुमत के साथ। तो उसमें मोदी जी ने एक ऐसे आदमी को सीएम बना दिया जिसने कभी पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़ा था। लेकिन वो आदमी ख़ास थे मोदी जी, वो आपको पता है, मनोहर लाल खट्टर जी। मनोहर लाल खट्टर जी बहुत पुराने मित्र रहे हैं उनके और विश्वास पात्र है, तो उनको उन्होंने सीएम की कुर्सी दे दी ताकि जब भी ज़रूरत पड़े, कोई दिक्कत हो, तो उनको किसी तरह की समस्या ना आए मोदी जी को। पे दोस्तों उनको मुख्यमंत्री तो बना दिया। लेकिन अपने ये ने मनोहर लाल खट्टर जी थे, न तो इनका कोई जनाधार था, न इनके पास कोई वोट थी, तो ये तो मुख्यमंत्री भी बने थे, तो मोदी जी के कारण बने थे। तो अगर एक ऐसा मुखिया जिसका कोई जनाधार ही ना हो, तो वो अगर मुख्यमंत्री बनता है, तो सरकार की संभावना नहीं होती। तो ज़्यादा चलने की या अगली बार सरकार के आने की संभावना नहीं होती। तो फिर खट्टर साहब ने या फिर कहिए या बीजेपी ने कहिए, ये प्लानिंग की भई ऐसा क्या किया जाए कि अगली बार भी हमारी सरकार आ जाए, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बीजेपी हमेशा लंबा गेम सोच के चलती है, खेलती है कोई भी कि लंबा गेम खेलना है। तो ऐसे में दोस्तों एक चीज़ उनको उनके माइंड में आ गई और वो उनको ऐसा स्टिक हुआ कि उनको ये लगा कि अगर ये काम हो जाए तो आने वाले टाइम में कोई भी बीजेपी की सरकार है उसको हिलाने वाला नहीं है। और वो ये था दोस्तों कि हरियाणा के अंदर लगभग 24-25% है जाट कम्युनिटी और बाकी जो कम्युनिटी है 75% है, यानी नॉन जाट। तो बीजेपी ने एकदम से ये कैलकुलेशन कर ली कि अगर इन 75% को यानी नॉन जाट को अगर 25% यानी जाटों के खिलाफ कर दिया जाए तो सत्ता उसकी मुट्ठी में आ सकती है और लंबे टाइम के लिए आ सकती है। तो फिर उन्होंने सोचा, ये बीजेपी ने कही है या खट्टर साहब ने कही है, तो बीजेपी ने सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि ये जाट वर्सेस नॉन जाट का माहौल बन जाए। तो जाटों की दोस्तों एक माँग थी पहले से ही, वो थी आरक्षण की। जाट कम्युनिटी अपने बच्चों के लिए आरक्षण चाह रही थी और वो पहले उसने 2010 में डिमांड की, लेकिन 2010 में जब आरक्षण की डिमांड की तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने एक ऐसे ही कोई कागज़ सा भेज दिया कि भाई ठीक है, मैं सेंटर में भेज दिया, वहाँ भेज दिया, वहाँ यानी कहने का मतलब ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने जाट कम्युनिटी को दे दी गोली, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिला, जाट कम्युनिटी को आरक्षण नहीं मिला। उसके बाद फिर 2014 के अंदर फिर जाट आरक्षण का मामला थोड़ा तेज़ हुआ, तो भी कुछ नहीं, जाटों को आरक्षण नहीं मिला उसमें। तो ये एक ऐसा मुद्दा था दोस्तों, और कि अगर जाटों को आरक्षण के लिए फिर से वो कर दिया जाए, तो ये बीजेपी सरकार ने कैलकुलेशन लगा ली कि क आरक्षण तो मिलना नहीं, लेकिन जाट इस मामले में वो हो जाएँगे, क्रुद्ध हो जाएँ क गुस्से में हो जाएँगे और वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देंगे। तो यही बीजेपी चाहती थी कि ऐसा हो, तो उसके लिए उसने बीजेपी ने उतारे कि यशपाल मलिक थे यूपी के जाटों के नेता, जाटों के लगा लीजिए या किसानों के लगा लीजिए, उनको हरियाणा में उतार दिया। क्यों? क्योंकि लोग ये कहते हैं कि यशपाल मलिक है वो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का एजेंट है और बीजेपी के इशारे से काम करता है। पता नहीं ये सच है या झूठ है, लेकिन यशपाल मलिक की एंट्री होगी हरियाणा के अंदर और उन्होंने जाट आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। तो जाट आरक्षण का मुद्दा उठा दिया और वो इतना ज़्यादा उठा दिया कि 2016 में दोस्तों जाट आरक्षण का जो आंदोलन था ना, वो भड़क गया और उसमें हो गया नुकसान। अब वो नुकसान हुआ तो कम था, लेकिन ज़्यादा प्रचारित किया गया और उसमें एक जो नुकसान हुआ तो उसमें एक चीज़ और थी, एक तो जाटों के बच्चों को बेहिसाब जेल के अंदर डाल दिया।
और जो नॉन जाट की जो दुकानें जली थी या जिनको नुकसान हुआ था, उनको मुंह मांगा मुआवजा दे दिया खट्टर साहब ने। जितना भी जिसने भी लिख के दिया कि मेरा इतना नुकसान हो गया, उसको उतना ही मुआवजा मिला। कोई इंक्वायरी नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कोई और कुछ नहीं, पूछताछ नहीं, जिसने जितना मांगा उतना दे दिया। इससे नॉन जाट कम्युनिटी बड़ी खुश हुई। और उसके बल्कि उसके बाद तो ये भी हुआ कि जब ये दिखाई दिया नॉन जाट कम्युनिटी को कि मुंह मांगे वो मिलने लग रहे हैं, तो मुआवजा मिलने के बाद भी जो नॉन जाट कम्युनिटी की जो दुकानें वगैरह हुआ करती, उन्होंने दुकानों से सामान निकाला, 20,000 रुपए का सामान छोड़ा और उसमें खुद आग लगा दी और 20-20 लाख रुपए का क्लेम किया और वो क्लेम मिला। अगर ये चीज़ इंक्वायरी की जाए तो ये आज भी सामने आ सकती है कि लोगों ने खुद अपनी दुकानें फूँकी मुआवज़ा लेने के लिए, मुँह माँगे मुआवज़ा लेने के लिए। चलिए ख़ैर दोस्तों, तो इससे दोस्तों नॉन जाट कम्युनिटी को ये लगा कि ये हमारी सरकार है, ये जाटों की सरकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर अमूमन जाटों का ही राज रहा है। पहले चाहे देवीलाल जी हुआ करते मुख्यमंत्री, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने, फिर ये अपने बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने और फिर उसके बाद 10 साल भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार हुई। मतलब ज़्यादातर जो राज है हरियाणा के अंदर जाटों का ही हुआ। तो ये बीजेपी ने नॉन जाट के अंदर ये डाल दिया दिमाग में कि जाटों का राज हरियाणा के अंदर रहा है और जो नॉन जाट है उनके लिए जो बर्बादी का कारण लगा लीजिए, या फिर उनके बच्चों को रोजगार नहीं मिला, सभी रोजगार जाटों को मिले या जितनी भी बिजनेस थी वो जाटों ने थी। तो ये नॉन जाट के दिमाग में डालने में सफल होगी बीजेपी। और जैसे ही बीजेपी सफल हुई, सारा का सारा गेम 75% कम्युनिटी उसके हाथ में आ गई, बीजेपी के हाथ में आ गई। लेकिन दोस्तों तब तक मनोहर लाल खट्टर जी की जो लोकप्रियता थी ना वो बहुत कम हो गई थी। और उसके कारण ये था कि जाट कम्युनिटी 25% तो है, लेकिन उसका जो प्रभाव है ना वो 50% सीटों के ऊपर यानी 40-45 सीटों के ऊपर है। और जाट कम्युनिटी को बिल्कुल ये लगा था कि अगर ये जाट वर्सेस नॉन जाट का कोई करने वाले हैं तो ये मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ये जाटों के दिमाग में भी आएगी। तो इसका नतीजा ये हुआ, एक तो इसका कारण एक ये भी था कि जो एक राजकुमार सैनी जी थे वो भी बीजेपी ने साथ के साथ में उतार दिए थे। और उससे भी जाट काफ़ी बढ़ के बीजेपी से बढ़ के मनोहर लाल खट्टर जी की जो लोकप्रियता थी वो काफ़ी कम हुई, एंटी इनकम्बेंसी हुई। तो 2019 में दोस्तों 40 सीट आई, यानी हरियाणा के अंदर जो जनमत था वो बीजेपी के खिलाफ था। लेकिन दोस्तों मैंने पिछले एक कल भी वीडियो बनाया था कि जाटड़ा और काटड़ा कभी सुधरते नहीं। और वो हमेशा एक ये भी है कि हमेशा जाट जाट को ही काटता है, ये भी एक कहावत लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए। हरियाणा के अंदर ये लोग कहते हैं कि भाई जाट ही जाट का नुकसान करता है। तो एक दुष्यंत चौटाला जी को लोगों ने ये सोचा कि उभरता हुआ देवीलाल परिवार से उभरता हुआ यंग लड़का है और पोलाइट लड़का है, तो ये ज़रूर कुछ न कुछ करेगा जाटों के लिए। लेकिन अब वो सत्ता से बाहर थे दोस्तों, काफ़ी टाइम से सत्ता से बाहर थे, तो 10 सीट क्या आई, दुष्यंत चौटाला जी 100 की स्पीड से गए और दोबारा से मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार बना दी। अब लोग इससे ठगे रह गए, खासकर जाट कम्युनिटी। लेकिन उन्होंने सरकार बनवा दी मनोहर लाल खट्टर जी की और मनोहर लाल खट्टर जी रहे उसमें सीएम रहे अगली टर्म में भी। लेकिन दोस्तों बीजेपी की ये पॉलिसी है कि वो जाट को पसंद नहीं करती, ये लोग कहते हैं। तो उन्होंने दुष्यंत चौटाला को भी निकाला तो ऐसी इंसल्ट करके निकाला है कि एक एक तो लोग नाराज़ हुए, जनता नाराज़ हुई। उधर से बीजेपी के जो अपना वो है कि जाटों को एक साइड में करना है, खुदे लाइन लगाना है, वो पॉलिसी भी तो दुष्यंत चौटाला को इसका भुगतना पड़ा खामियाज़ा। और लेकिन दोस्तों अब बात आती है वर्तमान समय की। अब क्योंकि तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो अब सरकार को ये बीजेपी को लगा लीजिए, खट्टर साहब को या किसी को भी लगा लीजिए, उनको ये लग रहा है कि अब की बार क्या पैंतरा अपनाया जाए, क्या रास्ता अपनाया जाए कि अगली बार भी सरकार बने। तो अब दोस्तों कई फ्रंट पे बीजेपी खेलने लग रही है। पहली बात तो ये है कि वो जाटों के वोट भी चाह रही है और जाटों के वोट चाहने के लिए अपने जो नायब सैनी जी हैं, एक तो ये ओबीसी हैं, ओबीसी और जाट कम्युनिटी ज़्यादा दूर-दूर नहीं होते, लगभग इनकी स्वीकार्यता है एक-दूसरे के अंदर। तो एक तो नायब सैनी जी हैं, वो जाटों के प्रोग्रामों में जाने लग रहे हैं, उनके जो बच्चों को थोड़ा बहुत रोज़गार देने का प्रयास करने लग रहे हैं या जाट कम्युनिटी को मनाने लग रहे हैं, एक तो ये फ्रंट है। दूसरा फ्रंट ये है दोस्तों कि वो जाटों को आपस में भिड़ाना भी चाह रही है। क्यों? क्योंकि देवीलाल परिवार और जो हुड्डा परिवार है, वो जाट कम्युनिटी है, वो उनके साथ है। तो बीजेपी ये चाह रही है कि ये जाट कम्युनिटी के जो वोट हैं, ये दोनों के अंदर डिवाइड हो जाएँ और बीच से बीजेपी निकल कर अगली बार चौथी बार भी बीजेपी की सरकार आए। तो पहले तो राजकुमार सैनी जी को उन्होंने बीजेपी ने उतारा था, तो वो कार्ड तो उसका फेल हो गया। फिर बीजेपी ने उतारा रामकुमार गौतम जी को, यानी दादा गौतम को। तो दादा गौतम को उतारा तो उन्होंने जाटों को कुत्ता भी कहा, सब कुछ कहा। इससे जाट कम्युनिटी के अंदर इतनी ज़्यादा नाराज़गी है कि वो उसको भारी पड़ने लग रही है।
राम कुमार गौतम जी को। लेकिन ये कार्ड तो चल दिया बीजेपी ने, लेकिन ये जो राम कुमार गौतम जी है दोस्तों, इसकी कई ख़ासियत है। पहली बात तो ये है कि ये इतने बड़े नेता नहीं है जितना कि ये अपने आप को समझते हैं। दूसरा, फिर इनकी एक ऐसी छवि है कि ये जिस भी पार्टी में जाती हैं, जिसके साथ भी लगते हैं, अगर उनको मन मुताबिक समझौता उनके साथ नहीं होता या बार्गेनिंग नहीं होती, तो उसी की जड़ें काटने लग जाते हैं, उसी का नुकसान करने लग जाते हैं। ये बीजेपी को भी पता है। तो बीजेपी को ये भी पता है कि जो राम कुमार गौतम जी, वो आने वाले टाइम में बीजेपी के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। और एक राम कुमार गौतम जी की एक खासियत है कि वो बोल तो देते हैं, लेकिन जल्दी डर जाते हैं और वो फिर माफ़ी भी माँग लेते हैं। तो ये कार्ड भी इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है जाटों के खिलाफ, जो बीजेपी का है वो। तो अब दोस्तों एक और फाइनल कार्ड बीजेपी ने खेला है, लेकिन वो भी कितना चल पाएगा ये नहीं कह सकते, वो है रामचंद्र जांगड़ा जी। मैंने रामचंद्र जांगड़ा जी के नायब सिंह सैनी जी के प्रोग्रामों की जो वो क्लिप थी वो देखी थी, उसमें खुल के जाटों के खिलाफ ज़हर उगला उसने, रामचंद्र जांगड़ा जी ने। अब वो क्यों उगलने लग रहे हैं, एक तो उनकी मजबूरी ये है कि उनकी उम्र ज़्यादा है और वो खुद जीतने की परिस्थितियों में तो है नहीं। लेकिन ओबीसी कम्युनिटी के वो नेता हैं, तो ओबीसी कम्युनिटी को साधने के लिए बीजेपी ने उनको राज्यसभा की सीट दे रखी है, रोहतक से ही। तो वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो रामचंद्र जांगड़ा जी ये चाहते हैं कि वैसे तो चुनाव जीत नहीं सकते, तो क्या पता एक बार फिर से राज्यसभा की सीट मिल जाए तो उनका जो बुढ़ापा है कम से कम वो निकल जाएगा, इसलिए वो जाटों के खिलाफ जहर उगलने लग रहे हैं। लेकिन अब दोस्तों एक नया कार्ड जो अभी आया है वो ये है कि रामचंद्र जांगड़ा जी ने जाटों की तारीफ करनी शुरू कर दी, और अभय चौटाला के खिलाफ काफ़ी कुछ बोलना शुरू कर दिया। और ये जो कुछ भी लग रहा है, ये मुझे ये लग रहा है बीजेपी के इशारे से। तो अब ये जो नई पॉलिसी है, नई चाल है बीजेपी की, वो ये है कि ग्राफ बढ़ने लग रहा है अभय चौटाला जी का। और बीजेपी की नज़रों में ये है कि कहीं वो ग्राफ इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि अभय चौटाला जी किंग मेकर हो जाएँ, और कल को अगर उनकी नाराज़गी होगी और वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, तो बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो आरएस यादव वाला मामला है ना, ये भी शायद बीजेपी के पक्ष में जा रहा है, इसलिए हो सकता है बीजेपी ने इस चीज़ को उभारा हो, या फिर हो सकता है अभय चौटाला की छवि डाउन करने के लिए कांग्रेस ने इसको किया। लेकिन अमूमन इसमें अभय चौटाला की छवि को डाउन करने का प्रयास किया गया और उस पे असर पड़ा भी है। क्यों? क्योंकि इस तरह की जो बातें थी कि इतने जूते मारे, ये किया, वो अभी तक सामने नहीं आई थी। भले ही अभय चौटाला जी ने 1999 से 2005 तक कुछ भी किया हो, किसी के साथ भी किया हो, लेकिन पब्लिक के बीच में, ये पब्लिक डोमेन में नहीं थी ये चीज़। अब ये चीज़ आ गई पब्लिक डोमेन में, तो इससे अभय चौटाला जी की छवि को होगा नुकसान। तो और उसी नुकसान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए रामचंद्र जांगड़ा मैदान में आए, और उन्होंने, मैं कल की स्टेटमेंट देखने लग रहा था, उसमें क्लियर ये था कि वो गाली देने लग रहे हैं अभय चौटाला जी को, उनको बहुत भरा बुला ब भरा भरा सॉरी भला-बुरा कहने लग रहे हैं उनको, और इतना ज़्यादा उनके खिलाफ ज़हर बढ़ने लग रहे हैं कि कोई सीमा नहीं है उसकी। और उस ज़हर का मतलब ये है कि वो अभय चौटाला जी की छवि को और डाउन करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाहे देवीलाल के प्रति, चाहे ओम प्रकाश चौटाला के प्रति उन्होंने जो भी कहा है, जितना भी कहा है, वो एक लिमिट से ज़्यादा है, उसको सहन नहीं किया जा सकता। तो लेकिन ये इसके पीछे है बीजेपी, और बीजेपी की यही सोच है कि कल कोई अभय चौटाला की छवि को अगर डाउन कर दिया जाए, तो वो बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, और अभय चौटाला जी जितना ग्राफ बढ़ सकता है, उसका उतना ग्राफ रोका जाए। और एक कार्ड और भी खेला था रणजीत चौटाला जी का कि इस परिवार को इकट्ठा किया जाए, ताकि बिल्कुल 50-50 जो वोट है वो हुड्डा परिवार और देवीलाल परिवार में बढ़ जाए। लेकिन वो कार्ड था जो बीजेपी ने चलाया था रणजीत चौटाला वाला, वो अभय चौटाला जी ने उसको फ्लॉप कर दिया। तो अब नई परिस्थितियाँ ये है दोस्तों कि अब बीजेपी का माइंड गेम ये है कि वो अभय चौटाला जी को छवि डाउन करे, और लोग अभी तक जसपा से, यानी दुष्यंत चौटाला से और अभय चौटाला जी से है नाराज़। अजय चौटाला जी से, सॉरी, वो उससे नाराज़ है, तो उनकी इतनी ज़्यादा नहीं लगती कि उनकी इतनी ज़्यादा सीट आ जाएँगी, और बीजेपी जो है अभय चौटाला की सीटों को कम करने का प्रयास करने लग रही है, ताकि वो कल को कोई नुकसानदायक ना हो, या फिर अगर वो किंग मेकर बन गए, इतनी ज़्यादा सीट ले गए, और बीजेपी के किसी मंत्री ने या किसी नेता ने या सीएम ने अगर उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, तो अभय चौटाला जी के बारे में ये है कि अब तो 39 जूते हैं, बीजेपी जानती है कि वो 139 भी कर सकते हैं जूतों को, अगर कोई उनके खिलाफ बोल पड़ा तो। इसलिए बीजेपी की अब नई चाल ये है कि वो अभय चौटाला की छवि को डाउन करे, अभय चौटाला को कम करे, ताकि वो कल को सौदेबाजी अगर हो, क्योंकि ये तो पक्का है दोस्तों कि जैसे ही इलेक्शन होंगे, न तो जसपा की इतनी सीट आएँगी, न इनेलो की इतनी ज़्यादा सीट आएँगी, और दोनों ही समर्थन देंगे
बीजेपी को, ये पक्का है दोस्तों। और अगर या तो आपकी आने वाले टाइम में 2029 में क्लियर कांग्रेस की या भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आए, लेकिन अब बीजेपी जिस हिसाब से चुनाव लड़ रही है उस हिसाब से लगता नहीं कि कांग्रेस उसका मुकाबला कर लेगी। लेकिन कई फ्रंट पे वो लड़ने लग रहे हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि जाटों के लिए खतरे की घंटी है जो बीजेपी अपनी नई चाल चल रही है वो। तो दोस्तों इसके लिए जाटों को क्या सोचना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को हाइप करो। चलते-चलते एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और इसी तरह मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूँ। आपने मेरे चैनल के लिए आपने मेरी वीडियो देखी, समय लगा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।